परस्पर संवाद को आगे बढ़ाने, एक दूसरे के अनुभव से जानने और जहां कहीं भी अच्छा है उसे स्वीकार करने, अंगीकार करने का एक अवसर हमें प्रशिक्षण देता है। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो जीवन पर्यंत एक अच्छा छात्र बनने का प्रयास करता है और जीवन में हमेशा विफल वह होता है जो ये मान के चलता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति जीवन में सबसे विफल व्यक्ति होता है। ये प्रशिक्षण हमारी निरंतरता का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोग भी जब सांसद चुने जाते हैं तो संसद के द्वारा हमारे लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। वो 3 दिवसीय भी होता है, साप्ताहिक भी होता है और पार्टी के स्तर पर भी अलग से प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी जब हम लोग आए थे तो भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग उस प्रशिक्षण के साथ जुड़े थे, क्योंकि हमें वो मंडूक नहीं बनना है। हम क्या अच्छा कर रहे हैं और देश के अंदर कहां अच्छा हो रहा है वह भी हमें जानना है। और मुझे लगता है कि जिला पंचायत एक बड़ी संस्था होती है। त्रिस्तरीय पंचायत की यह बैकबोन है, उसकी रीढ़ है। इस दिशा से आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। त्रिस्तरीय पंचायत में अगर हम देखते हैं तो सर्वोच्च संस्था के रूप में जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के बाद जिला पंचायत। और जिले के अंदर आप में से जितने भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं अपने अपने जनपदों में 15 लाख से लेकर के 65 लाख तक की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जितने बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी उतनी भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के कारण उस जनविश्वास पर खरा उतरना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय कर ली और उसके अनुरूप प्लानिंग को हमने महत्व दिया तो सफलता तो फिर हमारे पैरों को चूमती हुई दिखाई देगी। महत्व इस बात का नहीं कि आपको सारे पावर दे दिए जाएं। महत्व ये कि जो पावर आपके पास है उस ताकत का इस्तेमाल आप उस जन विश्वास को बनाए रखने में किस रूप में कर रहे हैं इसका है। आपने देश को बदलते हुए देखा होगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जहां अच्छा होगा वहां में उस अच्छाई को स्वीकार करने की आदत भी डालनी होगी। 2014 के पहले देश के अंदर स्थिति क्या थी? एक अविश्वास का वातावरण था, लोगों में भय था, पता नहीं क्या हो जाएगा। रोज एक नई भ्रष्टाचार की कथा देश के अंदर देखने को मिलती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान लगातार गिर रहा था और देश के अंदर अव्यवस्था का सा वातावरण था।
ज्यादा दिन नहीं हुए, 7 वर्ष पहले देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था। देश के अंदर रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे थे। जनता को मिलने वाली हर सुविधा में व्यापक भ्रष्टाचार था। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जितनी सुविधाएं और जितना कार्य हो रहा है, सामान्य दिनों में भी 2014 के पहले उतने कार्य नहीं हो पाते थे। दो 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चुनाव होता है और मोदी जी का चुनाव होने के बाद लोगों ने एक आशंका व्यक्त की थी, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में इस बात को कहा था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना और वैश्विक मंच पर उनके सम्मान को बढ़ाना ये मेरा दायित्व होगा। और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं देश की योजनाओं का आधार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को नहीं बनाऊंगा। इसका आधार बनेगा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं और समाज का वह तबका जो अपने आप को अब तक असुरक्षित और असहाय महसूस करता था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कही गई ये बातें उनकी एक एक योजना में झलकती हुई दिखाई देती है। एक सामान्य व्यक्ति उस समय जिन लोगों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो पॉलिसी मेकर थे, देश के अंदर पॉलिसी मेकर के रूप में जाने जाते थे, वे लोग टिप्पणी करते थे उस समय एक एक योजना पर। याद करिए, जिन गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, जनधन अकाउंट खोलते समय लोग कहते थे कि मजाक हो रहा है। सरकार ने तो कहा था 20 लाख रुपया देंगे और केवल सादे खाते खोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जनधन के अकाउंट नहीं होते तो क्या इस कोरोना महामारी में इन गरीबों को बचा पाते? इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने एक एक गरीब का बैंक में खाता खुला दिया और योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में देना प्रारंभ किया। जनधन अकाउंट केवल एक अकाउंट नहीं है, शासन की पारदर्शिता का आधार बना है। एक गरीब को मिलने वाली शासन की योजना कैसे उस तक पहुंचाई जा सकती है, आज उसका माध्यम बना है। और आज आप देख रहे होंगे कि अगर शासन 1000 रुपया भेजता है तो पैसा 1000 रुपया ठीक उसके खाते में जाएगा, उसमें एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। ये शासन की पारदर्शिता। गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए, क्या किसी का चेहरा देख करके नहीं, किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके नहीं। जो भारत का नागरिक है उसको शासन की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, विकास की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, हमें उसकी भावना का सम्मान करना ही चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को शौचालय उपलब्ध करा देना, देश के अंदर 10 करोड़ ऐसे लोगों को ये शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, रसोई गैस 2014 के पहले, इस रसोई गैस में से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्वयं भी लाठी खाई होगी या लाठी खाते हुए देखी होगी। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे पूर्व 2 सांसद हैं, दोनों मेरे साथ संसद में
सांसद के रूप में कार्य किए हैं। श्रावस्ती से श्री दद्दन मिश्रा जी और जालौन से श्री घनश्याम अनुरागी जी, ये दोनों संसद में मेरे साथ रहे हैं और इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से इस चीज को देखा है कि रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले कैसे लाठियां बरसती थी, लेकिन आज लाठी नहीं, आज हर गरीब के घर में जाकर के गैस एजेंसी का संचालक रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। ये चेंज है, ये परिवर्तन है, यही नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत। हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर एक तबके के लिए कार्य हुआ है। उस कार्य को समझने, उसको जानने, आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करिए, 80 साल 90 साल जिनकी उम्र होगी, उनसे पूछिए, उनके समय में महामारी नहीं थी, लेकिन उनके जो पूर्वज थे, उनसे बड़े पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा, उनके पिता, उनके दादा, उनके नाना, उनसे पूछे 1919 में एक महामारी आई थी, 2.5 करोड़ लोग मरे थे उससे दुनिया के अंदर। तब आबादी देश की इतनी ज्यादा नहीं थी, दुनिया की इतनी ज्यादा नहीं थी, भारत की आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और उस समय 2.5 करोड़ लोग मरे थे। बीमारी से ज्यादा मौतें हुई थी भूख से। आपने देखा होगा मोदी जी ने कोरोना महामारी में देश के जीवन को ही बचाया और हर व्यक्ति के जीविका को भी बचाने का कार्य किया है। तब सरकारें नहीं पूछती थी, आज सरकार लगातार संज्ञान लेती है एक एक योजना की, एक एक कार्यक्रम की, एक एक अभियान की। और मुझे लगता है कि आपकी कार्य पद्धति का आदर्श और प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति होनी चाहिए। कैसे उन्होंने देश के पूरे तस्वीर को बदल दिया, एक एक योजना को कैसे लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बनाया जा सकता है। हम भी उस अभियान के एक मजबूत से एक सेनापति बन सकते हैं। और जिला पंचायत का अध्यक्ष तो अपने आप में एक ताकत है, एक मंच है आपका एक आधार है। मैंने आपको बताया ना कि जितने बड़े आबादी को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस जिले में आप अध्यक्ष हैं उस जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जितनी बड़ी आबादी को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बड़ी आबादी सामान्य नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों की उतनी आबादी नहीं है। आप मॉरिशस जाइए, मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। हमारे यहां पे सबसे छोटा जिला होगा उसकी आबादी 15 लाख होगी। आप दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की आबादी इससे भी कम है। वेटिकन सिटी में अगर आप जाएंगे तो उसकी आबादी उससे भी और कम है, वो तो 1 लाख का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाता है। यानी उस बड़ी आबादी के लिए बहुत कुछ करने के लिए आपके पास एक अवसर है। महत्व तो इस बात का नहीं होता है कि व्यक्ति कितने दिन जिया है, महत्व तो इस बात का होता है कि जितने दिन जिया है कितनी प्रतिबद्धता के साथ, कितनी मजबूती के साथ उसने अपने उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और आज का ये प्रशिक्षण आपका उसी का हिस्सा है। बहुत कुछ आप लोगों के पास अपना अनुभव होगा। आप में से जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष आए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 56% स्थान जिला पंचायत अध्यक्ष के महिलाओं ने प्राप्त किए हैं और उनके पास अपना एक अनुभव होता है। उनके पास अपने परिवार का, अपने गृहस्थी के संचालन का। कोई व्यक्ति अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रहा है तो मुझे लगता है इससे अच्छा प्रबंधन दूसरा नहीं हो सकता। इस न्यू है, आधार है। और अगर आप अपने घर के व्यवस्था को जहां पर भाई
एक पति और पत्नी दो अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन समन्वय से कैसे इस परिवार के दायित्व को आगे बढ़ाना है, दोनों आपस में सहमति और असहमति के बीच में समन्वय बना करके चलते होंगे, तब वो परिवार आगे बढ़ता होगा। अगर दोनों अलग अलग रास्ते अपनाने लग जाएंगे तो परिवार की स्थिति दुर्गति हो जाएगी। परिवार की कुछ मुद्दों पर दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता होगा, सहमति बनानी होती होगी, और फिर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, परिवार के अन्य सदस्यों का सम्मान करते हुए सभी को एक साथ लेके जाना, वह परिवार है। और परिवार की व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने का गुण अपने आप में उस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। तो स्वाभाविक रूप से 56% आबादी ऐसी है जो इस 56% सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आगे आए हैं। तो आपका अनुभव, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले अलग अलग फील्ड में काम भी किया होगा, उसका लाभ भी जिला पंचायत को प्राप्त होगा। ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो लोग हैं, यानी कुछ ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे, कुछ लोग प्रधान रहे होंगे, कुछ लोग जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे, कुछ लोग विधायक रहे होंगे, कुछ लोग सांसद रहे होंगे, कुछ लोग पहले से भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे होंगे, यानी ये अलग अलग पृष्ठभूमि से होने के नाते वह अनुभव भी आपके साथ होता है। उसका लाभ आपकी संस्था को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत की शीर्ष संस्था है और शीर्ष संस्था के माध्यम से जाने वाला संदेश ग्राम पंचायत के और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचेगी, उसका संदेश जाएगा। उस उद्देश्य से हम लोगों को एक तो कार्य करना होगा, और ये प्रशिक्षण, एक दिवसीय प्रशिक्षण, एक आपके साथ विभाग के अधिकारियों का इंटरेक्शन हो, विभाग के साथ समन्वय बनाने या संवाद बनाने में अगर कोई संकोच है तो आप एक बार अपनी बात को वहां पर निसंकोच तरीके से कह करके अपनी बात को वहां पे रखें और फिर कम शब्दों में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दूसरा, कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, आपका पूरा कैरियर इस पर निर्भर करता है। आप जो कार्य करेंगे वो प्रभाव वाला होगा, और लोगों का जो संदेश होता है, बहुत बार सरकार जो निर्णय लेती है आवश्यक नहीं कि आपके माध्यम से या किसी और के माध्यम से हमारे पास जाए। कॉमन मैन के मुंह से जो बातें निकलती है, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। और एक व्यक्ति दूसरे के साथ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जब ये बोलते बोलते आगे बढ़ते हैं तो उसका एक संदेश होता है। उस संदेश को अपने कार्य पद्धति के माध्यम से मजबूत करना, और ये हो सकता है। 75 जनपद हैं और जिला पंचायतों के पास इस समय प्रदेश के अंदर 2900 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इसकी कार्य योजना और उसकी प्राथमिकता तय करना है। शासन ने भी कुछ प्राथमिकताएं आपके पास भेजी हुई है। उन प्राथमिकताओं के साथ समन्वय बनाते हुए कैसे आप आगे कार्य कर सकते हैं, कुछ मॉडल खड़े कर सकते हैं। सीडीओ के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठ करके कार्य योजना तैयार कर सकते हैं कि कौन कार्य किस विभाग से हो सकते हैं। क्या शासन की योजना के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, ग्राम्य विकास के माध्यम से, या अन्य विभागों के माध्यम से कौन से कार्य संपन्न होने हैं, उनको अलग कर दें। अलग अलग विभागों के कार्य और कौन कौन से हैं, और जिला पंचायत को कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर लेने, पूरे बोर्ड के माध्यम से उस प्रकार की कार्य योजना
स्वीकृत करके समय पे आप तैयार करके उसको लागू कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि वह अपने आप में एक संदेश होगा। देखिए, कभी कभी कार्य पद्धति में कितनी विसंगतियां आती है। मुझे याद है, मैं आज से लगभग 15 साल पहले एक जिले में जा रहा था। संजोग से बारिश शुरू हुई तो मुझे कच्चा रास्ता था, तो मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी। मुझे एक गांव में जाना था, पैदल निकलना पड़ा। जब मैं पैदल निकला तो लगभग 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ा। मैंने देखा 1.5 किलोमीटर में लगभग 7 से 8 पुलिया बनी हुई थी। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये पुलिया इतनी ज्यादा क्यों बनी हुई? सड़क कच्ची है और पुलिया, जितने में पुलिया बनी इतने में तो सड़क जो है कम से कम सोलिंग हो गया होता है इसमें। और तब मुझे बताया गया कि साहब इस सोलिंग के नाम पे, पुलिया के नाम पर यानी ज्यादा एस्टिमेट बनाए जाते हैं और उसके नाम पर फिर ये पैसे का दुरुपयोग होता है, ठेके पट्टे बांटे जाते हैं। ये बदनामी की आधार बनते हैं और वहीं से पतन शुरू होता है, प्रगति अवरुद्ध होती है, गांव का विकास भी अवरुद्ध होता है और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने भी एक संकट खड़ा होता है। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि प्राथमिकताएं तय करिए। अच्छा, मैसेज देने वाला आवश्यक नहीं कि आप सभी जिला पंचायत सदस्यों को पहली बार ही संतुष्ट कर सके। उनको बोलो कि प्राथमिकता के आधार पर अलग अलग 5 वर्ष की कार्य योजना आपके पास है, तो 5 वर्ष के लिए उस कार्य योजना को लेकर के आप चलेंगे तो प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, कहां पे कौन से कार्य जिला पंचायत के माध्यम से ऐसे किए जाने हैं जो संदेश देने वाले हों और जिनके माध्यम से आप लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। शासन ने इसके लिए आपको सुझाव भी भेजे होंगे, विभाग के स्तर पर कुछ दिशा निर्देश भी जारी हुए होंगे। आप उसका अवलोकन स्वयं करेंगे तो उसको आपको जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, जिला पंचायत की हर जनपद में अपने कार्यालय और अपना मुख्यालय होगा। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक योजना चलाई है, एक जनपद एक उत्पाद की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग हैं तो यहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय जो लोक भवन है उसके भूतल पर आप एक बार थोड़ा देखेंगे, वहां पे हमने हर जनपद की हर प्रोडक्ट को वहां पे डिस्प्ले किया है। आप कम से कम अपने जनपद के उस उत्पाद को वहां पे डिस्प्ले करके लोगों को दिखाएंगे तो उसकी एक ब्रांडिंग होगी। कोई भी आएगा देखेगा, या कोई अतिथि आता है जिला पंचायत में, उसको दिखाइए कि देखिए ये हमारी जनपद की एक विशिष्ट उत्पाद है। अलग अलग जनपद में उस प्रकार की संभावना है। उत्तर प्रदेश में यह एक बहुत बड़ा माध्यम है रोजगार का। जैसे अभी फर्रुखाबाद की जिला पंचायत की अध्यक्ष कह रही थी कि फर्रुखाबाद में जरी जरदोजी का काम होता था। हम लोगों ने हर जिले के लिए इस प्रकार की एक आइटम को हम लोगों ने तय किया है। जैसे फिरोजाबाद का है, ग्लास का उद्योग है, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ने, उसकी डिजाइनिंग के लिए वहां पर उसको और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। मुरादाबाद का है, पीतल उद्योग के रूप में विख्यात है। कन्नौज इत्र के लिए है। मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए है। भदोई वहां पर कालीन उद्योग के लिए है। अलग अलग जनपद को हम लोगों ने इसी तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया है। और ये केवल यानी रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, लेकिन अगर जिला पंचायत में उस प्रकार का एक डिस्प्ले बनाएंगे, बहुत महंगा नहीं, बहुत छोटे में, सस्ते में, अच्छे ढंग से बन सकता है, लेकिन कोई भी आएगा उसके सामने एक संदेश होगा कि हाँ ये हमारे जनपद का उत्पाद है।
और आप देखना कितना उससे लोगों को लाभ होता है। धीरे धीरे करके वह दुनिया के अंदर, आपने देखा होगा कि हमने 2018 में प्रारंभ किया और 2020 के केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गई। भारत सरकार ने हर राज्य को लिखा कि जैसे उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना चला रहा है, यह परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने, और कोरोना के दौरान आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की, वोकल फॉर लोकल की जब बात की, तो उसमें उत्तर प्रदेश का, उसकी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश का यही एक जनपद एक उत्पाद की ही योजना है। और हमें अपने अपने जनपदों में, क्योंकि जनपद के प्रथम नागरिक के रूप में अगर आप करेंगे तो इसको डिस्प्ले करेंगे, लोक भवन में अगर आप देखेंगे हम लोगों ने उसके भूतल पर उस प्रकार की व्यवस्था की है। आप एक बार देखेंगे तो वह अपने आप में आप लोगों को भी आकर्षित करेगा कि वाह, ये हम अपने अपने, आप सभी जनपदों का मत करिए, कम से कम अपने जनपद का कर सकते हैं। एक छोटा सा एक डिस्प्ले वहां पर हो सकता है, कोई भी आएगा वो आकर के देखेगा कि हाँ ये इस जनपद की एक। दूसरा, अपने जिला पंचायत की आय को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। जिला पंचायत की तमाम भूमि है, जिला पंचायत के तमाम जो है बाजार हैं, जिला पंचायत से जुड़े हुए तमाम अन्य हैं स्थल ऐसे हैं, क्योंकि जिला पंचायतें और हमारी पंचायती संस्थाएं अगर आत्मनिर्भर हो जाए अपनी इनकम को बढ़ा करके, तो बहुत सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। सरकार के सामने हाथ फैलाने की नौबत हर एक मुद्दे पर नहीं आएगी। अभी राज्य सरकार एक नई योजना प्रारंभ करने जा रही है, मातृभूमि योजना। इस मातृभूमि योजना में हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी कार्य, जैसे गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण का है, नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक भवन के निर्माण का है, या गांव में कोई भी अन्य ऐसे भवन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आते हैं, इनके निर्माण के लिए आधा पैसा सरकार देगी, आधा पैसा गांव का कोई व्यक्ति सहयोग करे, और दोनों मिलकर के उसको आगे चलाएंगे। उसमें उनके साथ उनका पत्थर वहां लग जाएगा, या उनके साथ हम किसी न किसी रूप में उस सहयोगदाता को उसके साथ जोड़ेंगे, और उस मातृभूमि के प्रति उनका योगदान भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास इनकम है, आप अपनी आय की धनराशि का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी ग्राम पंचायत में या जिला पंचायत के रूप में या कहीं भी अन्य, उसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। देखिए, जब आप एक किसी विभाग के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं, तो विभाग के मुखिया के रूप में औपचारिकता का निर्वहन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कार्य होना चाहिए जैसे हम अपने घर को संचालित करने के लिए अपना योगदान देते हैं। और मुझे लगता है जब व्यक्ति इस भाव के साथ कार्य करता है, तो वह हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, हमें यशस्वी बना देता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन जब हम केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए आते हैं, तो हमें फिर हमेशा के लिए हमारे साथ कहीं ना कहीं एक ठप्पा लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं कर सकता। ये सब जो बुराइयां हमारे साथ आती हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा अपने कार्य पद्धति के माध्यम से। आपने देखा होगा जिला पंचायत के पास बहुत संभावनाएं हैं जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा था, एक जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस बारे में चर्चा की थी कि हम लोगों ने 2017 में आकर के एक ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया था। बेसिक शिक्षा विद्यालयों के यानी जन सहयोग से उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 1,30,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में फ्लोरिंग की व्यवस्था, टॉयलेट की, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, वहां पे लाइट की व्यवस्था, और बहुत सारी जगह तो फर्नीचर की व्यवस्था और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने यहाँ ये कार्य कर सकते हैं। खासतौर पर जिस ग्राम पंचायत से आप हैं, उस ग्राम पंचायत में या किसी अन्य ग्राम पंचायत को लें, उस ग्राम पंचायत की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को
किसी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेकर के वहां पर जाने का सड़क, खेल का मैदान, ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई कुछ तो कर सकते हैं। और फिर कोई व्यक्ति आपके पास आता है गांव में अतिथि के रूप में, जिला पंचायत का भ्रमण करने के लिए आता है, तो उस समय उसको बताइए ना आपने क्या किया है। क्योंकि तमाम विदेशी मेहमान हमारे पास आते हैं या नीति आयोग से जुड़े हुए अधिकारीगण आते हैं, उस समय हम भेज सकें उन गांवों में कि इन गांवों ने क्या किया है, कहां पे किया है। हमें लोगों को शासन के साथ और योजनाओं के साथ जोड़ना होगा। जैसे जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना चल रही है, यद्यपि ग्राम पंचायत को उसका आधार बनाया जा रहा है, लेकिन आप में से हर व्यक्ति कोई ना कोई ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। हम ग्राम पंचायतों में भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और खासतौर पर जल जीवन मिशन में हर घर में नल का कनेक्शन हो। यानी आधी बीमारी मनुष्य की दूर हो सकती है अगर उसको शुद्ध जल पीने के लिए मिल जाए। आधी बीमारी का कारण व्यक्ति को शुद्ध जल की उपलब्धता न होना है। यानी कितना खर्चा उस व्यक्ति का बचेगा। और अगर हम उसको इस बारे में कि हर व्यक्ति अपने पास मोबाइल फोन रखता है, मोबाइल फोन हो सकता है कि उसके द्वारा लोगों से संपर्क करने या बातचीत करने में सुविधाजनक हो, लेकिन जब मोबाइल फोन नहीं था तब भी मनुष्य था, तभी मनुष्य प्रगति कर रहा था। लेकिन अगर जल न हो तो क्या कल्पना कर सकते हैं आप जीवन की। जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जल, वह जल शुद्ध मिले, इसके लिए हम ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति को तैयार करें कि अगर यूजर चार्ज दे करके भी अच्छा जल मिलता है तो हमें इस योजना को प्रोत्साहित करना चाहिए और ग्राम पंचायत की इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की कार्रवाई को इसके साथ जोड़ना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य है ये। बीमारी का एक बड़ा खर्चा हर परिवार का बच जाएगा। और नहीं तो मैं देखता हूं बहुत सारे जनपदों में, गांवों में भी लोग पीने के लिए जार का पानी घर में लाते हैं और जार का पानी का कोई विश्वास नहीं, पता नहीं क्या है, लेकिन लोग लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुनिश्चित किया है कि हर घर नल, यानी हर घर में विशुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कार्रवाई हम करेंगे। इसके लिए लोगों को तैयार करना, प्रोत्साहित करना, उनको इस मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करना। और बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं जो कन्वर्जेंस के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कन्वर्जेंस में बहुत बड़ी ताकत है। मैंने आपको कहा ना कि इसमें विभाग भी हो सकते हैं और गांव के सामान्य नागरिक भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी सज्जन को लगता है कि मैं अपने गांव की कनेक्टिंग मार्ग को अपने किसी परिवार के सदस्य के रूप में मैं रखना चाहता हूं, इसका खर्चा मैं दूंगा, जिला पंचायत को सहर्ष उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। तो ठीक है, अगर इस गांव में 50 लाख की सड़क बन रही है, 25 लाख जिला पंचायत देगी, 25 लाख आप दे दीजिए, हम आपका सिलापट लगा देंगे। क्या दिक्कत आ रही सिलापट लगा देंगे? लोगों के मन में एक भाव तो पैदा होगा कि मैं जिस गांव में जन्म लिया हूं, जहां खेला हूं, जहां की माटी में मैं खेला कूदा हूं, जहां की माटी का ऋण मुझे चुकता करना है, कुछ तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर गांव में सामुदायिक भवन अच्छा बन जाए, जहां गांव के मांगलिक कार्यक्रम, गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम गांव के लोग संपन्न करते हो, उसके निर्माण में गांव का कोई व्यक्ति देना चाहता, आपकी लागत 50 लाख आ रही है, 25 लाख वो व्यक्ति दे रहा है, 25 लाख आप लगा रहे हैं, आपको सहर्ष उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सिलापट लगा देना चाहिए। इसके सहयोग से इतनी धनराशि इन्होंने दी है, यह भवन बन रहा है, इन्होंने अपनी फलानी स्मृति यानी अपने परिवार के फलानी की स्मृति में यह योगदान किया है। लगाइए इसका पट, सम्मानजनक ढंग से लगाइए।
और इस योजना को मैं चाहूंगा विभाग इसको तेजी के साथ जल्दी लागू करके इसको प्रदेश के अंदर ही तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखना, कुछ भी गांवों का अगर आप चयन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, आपको ये योजना यशस्वी बना देगी। दोस्तों, आपके वोट बैंक को बढ़ाएगी, आपका दायरा बनाएगी, आपके जनाधार को बढ़ा देगी। और इसको मैं चाहूंगा कि इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, कन्वर्जेंस पे हमें ध्यान देना होगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल के बारे में भी थोड़ा चिंता करें। गौ और गौवंश आदिकाल से भारत की ऋषि और कृषि परंपरा की आधार रही है। हमारा कोई यज्ञ गौ माता के बगैर संपन्न नहीं होता है। और भारत की कृषि, अगर भारत दुनिया के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण रहा है तो गौ माता उसका आधार रही है। आज हो सकता है कि आधुनिकता की दौड़ ने हमें इस परंपरा से काटने का प्रयास किया हो, लेकिन लोगों की आस्था आज भी है। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि अपने अपने जनपदों में जिला पंचायत के द्वारा संचालित गौआश्रय स्थल बेहतर बनाने, प्रतिदिन जिला पंचायत वहां पे जो केयर टेकर हों वहां पे व्यवस्थित रूप से उनकी देखभाल करें। रात्रि में, दिन में साफ सफाई की व्यवस्था रखें, चारे की व्यवस्था रखें, सूखा चारा, हरा चारा, चौकर, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, कोई नुकसान न हो इसके बारे में, सर्दी से गर्मी से बचाव की व्यवस्था, और एक शानदार कार्य थोड़ा करके दिखाएं। विभाग अपने स्तर पर भी करे, पशुपालन विभाग का भी सहयोग ले, जिला प्रशासन का भी सहयोग ले, और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य अगर कर पाएगा तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए, पहले जिला पंचायत एक समय कांजी हाउस चलाता था, वह क्रूरता का प्रतीक बन गया था और धीरे धीरे करके बंद हो गया। हमें कांजी हाउस नहीं, गो रक्षा के या गो संवर्धन के केंद्र संचालित करने चाहिए और ग्राम पंचायतों को इसके रूप में बनाना चाहिए। कितना ऊर्जा की बचत होती है, मैंने इस कार्य को देखा है। अभी मैं गोरखपुर से आ रहा हूं, मैंने वहां देखा है अपने आश्रम में, वहां प्रतिदिन एलपीजी के 1 या 2 सिलेंडर लगते थे, क्योंकि 1200-1500 लोगों का भोजन बनता था। एक समय में बनता है, 2 समय में बनाओ तो सिलेंडर इतने लगते हैं। वर्ष में लगभग 3000 कुंटल के आसपास लकड़ी भी लगती थी। तो मैं ऐसे ही निकला तो मुझे देखने में, मैं इस बात के लिए असमंजस में था, भी भोजन तो बन रहा है लेकिन धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले लकड़ी से भोजन बनता था, धुआं भी दिखता था। तो मैं पहली बार गया तो मुझे धुआं नहीं दिखाई दे रहा था, तो खैर मेरे पास समय नहीं था तो मैं देख नहीं पाया। अगली बार मैं मान के गया, मैंने कहा धुआं, मैंने एक बार मैंने कहा क्या भंडारा बन रहा है, भोजन सब लोगों के लिए बन रहा है? कहाँ बन रहा है? तो मैं कुछ बोला नहीं। मैं अगली बार गया, मैंने कहा मैं पहले जाके देखूंगा कहाँ कैसे भोजन बन रहा है कि धुआं नहीं दिखता, बिना धुआं के सब कुछ कैसे चल जा रहा है। तो मैं इस बार गया था, तो इस बार जाकर के मैंने देखा वहां पे गोबर गैस प्लांट से जो गैस निकल रही थी उससे भोजन बन रहा था। वहां पे लगभग 500 गोवंश है और 500 गोवंश से, और इतनी अच्छी लो चल रही थी उसकी, एक साथ 4 चूल्हे चल रहे थे। तो मैंने कहा ये चारों एलपीजी? उन्होंने कहा नहीं, एलपीजी नहीं, एलपीजी का सारा खर्चा बच गया। आप सोचिए, जहां पे 50,000 60,000 खर्च केवल एलपीजी पे खर्च होता था महीने में, वर्ष में 3000 कुंटल लकड़ी पे खर्च होता था, ये सारी बचत हुई है। यह कार्य हर ग्राम पंचायत में हो सकता है। हर ग्राम पंचायत में गौ आधारित खेती के साथ साथ
हम लोग ऊर्जा के इस बड़े आधार को और मजबूत कर सकते हैं, थोड़ा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और अब तो इसमें तेल कंपनियां सहयोग कर रही हैं। इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इनके साथ हम संवाद बनाएंगे तो गौ रक्षा भी होगी, गांव की खेती भी ठीक होगी। जो अभी मेरठ के हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष कह रहे थे कैंसर हो रहा है, आप देखना है कैंसर सब गायब हो जाएंगे आने वाले समय में, अगर आप गौ आधारित खेती के माध्यम से जो अन्न उत्पन्न होगा वह किसी बीमारी का कारण नहीं बनेगा, वह आरोग्यता का कारण बनेगा। और उस दिशा में एक प्रयास हो सकता है तो हमें करना चाहिए, इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। अन्य बहुत सारी चीजें जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण को लेकर के, ओपन जिम के निर्माण को लेकर के, अंत्येष्टि स्थल के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए विभाग के पास इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन उस पैसे का सही सदुपयोग हो, कार्य मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से हो, देखना होगा, समीक्षा करनी होगी। हर 15 दिन में, हर सप्ताह, 15 दिन, महीने में अलग अलग कार्यों की समीक्षा, मौके पे जाकर के उसकी समीक्षा करना। अगर ये सभी कार्य आप करें और हर कार्य के साथ इस बात को देखें कि कार्य कोई हुआ है तो कार्य होते समय ही इसकी गुणवत्ता को चेक करें, देखें। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपका दायित्व बनता है कि जिला पंचायत की हर संपत्ति के संरक्षण की दायित्व ये आपका बनता है। इस सरकारी कर्मचारियों के भरोसे मत रहिए, ये आपका दायित्व है, आप उसके कस्टोडियन हैं इस समय। और कस्टोडियन के रूप में आपका दायित्व बनता है कि उस संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से उन संपत्तियों को रंगाई पुताई का कार्य हर वर्ष हो जाए। भवन है तो अच्छे ढंग से उसको देख लेने की, उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था। किराए से अगर भवन संचालित हो रहे तो किराया नियमित रूप से जिला पंचायत के पास जमा हो रहा है कि नहीं, तो इसकी समीक्षा करना। जो कार्य चालू परियोजनाएं, उन चालू परियोजनाओं की समीक्षा, कार्य समयबद्ध ढंग से और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको भी देख लेना। और कार्य समय से पूरा होने के बाद हैंडओवर भी हो जाए, यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व आपका होना चाहिए। लेकिन अगर समय पे कार्य हो गया, हैंडओवर भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर का समय पे भुगतान भी हो जाए। भुगतान के लिए उसको जिला पंचायत का चक्कर न काटना पड़े, शासन में बार बार गुहार न लगाना पड़े, यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा। और ये अगर हम करेंगे तो ये हमारी कार्य पद्धति को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपके पास एक अवसर आया है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आप अपने यशस्वी कार्यकाल के लिए आगे बढ़ सकें। इस देश से प्रशिक्षण आवश्यक था। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर आपकी जो भावनाएं हैं, हम इसका सम्मान करते हैं और मैं विभाग से चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे आप भी बेझिझक निसंकोच तरीके से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सकें और साथ साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से पंचायती राज के अन्य संस्थाओं के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत कर सके। आपके इस प्रशिक्षण के लिए मैं विभाग के मंत्री श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, भूपेंद्र तिवारी जी को, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी को और विभाग के अन्य अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य के लिए, एक यशस्वी कार्यकाल के लिए मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम सोपान के रूप में अभी आपने
उपस्थित माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह मैम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत ब्लॉक प्रमुख भरोहिया से डॉक्टर सुनीता सिंह मैम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं मंच पर उपस्थित हमारे बीच में अध्यक्ष मध्य बोर्ड श्री रमाकांत निषाद जी का हार्दिक स्वागत, सदस्य पूर्वांचल बोर्ड श्री विजय शंकर यादव जी का, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करते हुए अतिथि स्वागत के लिए सर्वप्रथम